हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल जंक्शन। और आज हम कनेक्ट कर रहे हैं मिस लक्षिता के साथ, जो थोड़ी देर के लिए हमारे साथ सिविल जंक्शन पे स्टे करने वाली हैं और अपनी आज तक की जर्नी हमारे साथ शेयर करने वाली। वेलकम लक्षिता। थैंक यू मैम। टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। माय नेम इज लक्षिका प्रति। मैंने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया था इन 2016 फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नैनीताल इन उत्तराखंड। देन आफ्टर इट मैंने एएमआई कर लिया था कंप्लीट, और इस बीच मैंने एसएससी के एग्जाम्स दिए थे। देन उत्तराखंड डीएमआरसी एंड सम एग्जाम्स दिए थे। डीएमआरसी लिटिल बिट मेरा 1.5 मार्क्स से रह गया था। एंड उस बीच मेरी थोड़ी हेल्थ स्टेबिलिटी थोड़ा खराब हो गई थी। देन उसके बाद अगेन उत्तराखंड में जो एग्जाम आया था, उत्तराखंड पेयजल निगम करके, यहाँ पे जो एग्जाम आया था, ये एग्जाम हमने दिया था। ये एग्जाम हमारा 2020 में हुआ था और 2021 में हमें इसमें ज्वाइनिंग मिली थी। ओके और यहाँ पे मैं एज अ जूनियर इंजीनियर वर्क कर रही हूँ। और ये हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये वर्ल्ड बैंक से डील करते हैं फॉर पेरी अर्बन एरियाज। ओके। अपनी स्कूलिंग, कॉलेज, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की, कौन कौन से एग्जाम्स आपने अटेम्प्ट किए, वो भी थोड़ा बताइए। स्कूलिंग मेरी बेसिकली थोड़ी बहुत यहाँ उत्तराखंड स्टेट में पिथौरागढ़ नाम का एक प्लेस पड़ता है, वहां से मेरी हाफ स्कूलिंग हुई है। देन आफ्टर इट मैंने अपना 9th to 12th वो है ऋषिकेश से किया हुआ है। और यू देन आर फ्रॉम उत्तराखंड डिप्लोमा ओनली? के, यस आई एम फ्रॉम उत्तराखंड ओनली। एंड ओके देन कॉलेजिंग मेरी वही गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नैनीताल से हुई है। देन उसके ओके बाद मैंने परस्यू किया था फॉर बीटेक थ्रू लेटरल एंट्री पन्नागढ़ यूनिवर्सिटी। लेकिन इन दैट बीच थोड़ा मेरी हेल्थ इश्यूज कुछ ज्यादा ही खराब हो गए थे, तो मुझे वहां से ड्रॉप आउट करना पड़ा था। देन आफ्टर इट मैंने सारी चीजें दोबारा से स्ट्रेंथ वापस से गेन करके प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, और बाय देन कंटिन्यू किया था फॉर एएमआई, क्योंकि उत्तराखंड में आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाते हैं तो देन आपको एएमआई में 5% कोटा मिलता है फॉर प्रमोशन। तो दैट ओके बेस मुझे वो सही लगा, और देन मैंने एएमआई एनरोल किया था। एंड नाउ अभी मतलब स्कूलिंग का मतलब यही है, यही सारी अर्बन एरियाज में हम लोग डील करते हैं। ओके मतलब ज्वाइनिंग को मेरे अभी मतलब अभी मेरी पोस्टिंग को हुए 2 years हो गए। ओके। कौन कौन सी एग्जाम्स आपने अटेम्प्ट किए, कितने इयर्स लगे आपको एक किसी एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? एग्जाम्स तो ये था कि मतलब 2018 तक तो मेरी हेल्थ की वजह से मेरी कोई स्टेबिलिटी थी नहीं। तो मतलब जो मेरा फोकस शुरू हुआ था वो 2018 आपका दिसंबर के बाद से ही हुआ था। तो 2018 के बाद मैंने जो एग्जाम्स अटेम्प्ट किए थे वो था एसएससी, और देन आपका डीएमआरसी। यही ओके एग्जाम्स मैंने दिए थे। और उसके बाद मैंने ये सीधा पेजल का एग्जाम दिया है। और अभी ओके। बीच में हमारा उत्तराखंड में यूकेपीएससी जेई का एग्जाम हुआ था, जिसमें मेरे 640 के आसपास मार्क्स थे, बट दैट पेपर गॉट लीक्ड। आपने सेल्फ स्टडी किया या आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी की? अब मैंने 7 months की कोचिंग ली थी, क्योंकि मेरा बीच में स्टडी से थोड़ा स्किप हो गया था। तो इधर उत्तराखंड में कोचिंग है, संदीप चौहान करके चलाते हैं, इंजीनियर्स एकेडमी। एंड ओके बाकी जो मेरी डीलिंग हुई थी वो ज्यादा सरौत सर, ये सिविल की गोली करके हैं, उनका मैटर मेरे को थोड़ा स्टूडेंट फ्रेंडली ज्यादा लगा। तो मतलब मैंने ज्यादा गाइडेंस उन्हीं से लिए, एक तरीके से मैं कहूँ तो एज अ मेंटर मैंने उनको बहुत फॉलो किया। मतलब एक बहुत छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल थिंग्स के लिए मैं उन्हें एनी टाइम कॉल कर देती थी। तो बेसिकली सबसे पहले मुझे उनका चार्ट मिला था, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। तो उस टाइम पे हमने वो चार्ट, मतलब एक चार्ट वो हो जाता था कि कंबाइन एक जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाती थी, क्योंकि आपको फॉर्मूला से रोज गो थ्रू करना पड़ता है। अगर आपको अपना अपना ये न्यूमेरिक पोर्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको फॉर्मूला रोज गो थ्रू करना पड़ेगा। नहीं तो वो होता है ना, हमने पढ़ लिया और एग्जाम टाइम पर जब करने की बारी आती है, वो क्या था वाली बात हो जाती है। तो उसके लिए मतलब वो मैं बोलूंगी कि सरोज सर का काफी गाइडेंस था। देन सिविल की गोली, उनका बूस्टर पब्लिकेशन बूस्टर आ गया था, उनका जो सेगमेंट था, और वो तो ब्रेक थ्रू था ही, वो सबसे अच्छी चीज थी। और देन उन्होंने उत्तराखंड की गोली निकाली हुई थी यहाँ के लिए। और उनका एक मैंने वो सेगमेंट भी सॉल्व किया हुआ है उनका, जो उनका ऑब्जेक्टिव बुक है। ऑब्जेक्टिव बुक आई थी बीच में उनकी। तो बस वही था, वही सब क्वेश्चंस कर रहे थे। मतलब रिपीटेडली मैं बहुत सारी बुक्स की तरफ नहीं भागी,
ऑब्जेक्ट बस ये होता था कि एक बार ये अपना कॉन्सेप्ट गो थ्रू कर लिया और उसके बाद बस क्वेश्चंस है उनको रिपीटेड मेथड से करो, पीवाईक्यूज पे बहुत ज्यादा फोकस करो, क्योंकि 80% ऑफ पेपर आप पीवाईक्यू से अगर एनालाइज कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है कौन से पोर्शंस में आपको ज्यादा फोकस रखना है और किन पोर्शन से छोड़ना भी है, क्योंकि एग्जाम में क्या पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको क्या छोड़ना है, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है, आप सबको अगर देखने लग गए तो दैट इज इंटरेस्ट एरिया, लेकिन एग्जाम निकालने के लिए आपको पर्टिकुलर जो एग्जाम जहाँ फोकस करता है उन्हीं एरियाज को पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, जैसे फॉर्मूलाज की आपने बात की, फॉर्मूलाज ऐसे होता है ना कि खुद अगर हाथ से लिखेंगे तो ज्यादा याद रहेगा, तो ऐसे खुद से शॉर्ट नोट्स बनाना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना या कॉन्सेप्ट्स हाँ को मैंने रिपीटेडली लिखना, वो कितना इम्पोर्टेंट है? कॉन्सेप्ट्स को रिपीटेडली लिखना मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब आपके पास अगर आपके कोचिंग के नोट्स हैं या आपने एक अपना कंबाइंड शॉर्ट नोट बना लिया है तो वेल एंड गुड, आप उसकी तरफ कर सकते हैं, वरना रिपीटेडली अगर आप लिखने में ही अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे तो आप बाकी चीजें कब करेंगे, मतलब वो कॉन्सेप्ट पढ़ना इज गुड थिंग, आप उसे वीकली रिवाइज करिए, आप वीकली 2 सब्जेक्ट्स रख लीजिए कि मैं वीकली ये सब्जेक्ट्स रिवाइज कर रहा हूँ, लेकिन आपको ज्यादा जो एरिया आपको फोकस करना है वो क्वेश्चंस पे करना है, क्योंकि आप जब तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक में कहाँ पे जाके अटक रहे हैं। तो पढ़ते टाइम हमें सब पता है, हमने एक स्टोरी टाइप की पढ़ ली है, लेकिन किस एरिया पे आपको फोकस करा हुआ आपका सही है और कौन से एरियाज आपके अभी भी फोकस से दूर है वो आपको क्वेश्चंस लगा के ही पता चलेगा। इधर देन फिर आप कोई आप अपनी स्टार्टिंग में तो वही उठाइए, एमसीक्यूज बुक्स उठाइए, बहुत सारी है मार्केट में अवेलेबल है, अब एमसीक्यूज उठाइए, जेईई के एग्जाम के लिए लोग जाते हैं यूथ देख लेते हैं क्योंकि यूथ में सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि आप एक सॉल्व्ड बुक को ना उठा के एक अनसॉल्व बुक को उठाइए ताकि आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड वहां से कर सकें, क्योंकि उसमें आप सॉल्यूशन देख लेते हैं, एक अनसॉल्व अगर आप एमसीक्यू बुक उठाते हैं तो आप ज्यादा अपने दिमाग पे मल्टीपल तरीके से एंगेज हो पाएंगे कि हाँ मतलब इस तरीके से ये अप्रोच होनी चाहिए, यानी अप्रोच बिल्डिंग के लिए एक एम्प्टी बुक अच्छी है देन अ सॉल्व बुक। ओके, मतलब खुद से हाथ से लिख के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि उसको हम कहीं प्रैक्टिस में इन्वेस्ट करें। अगर कुछ कॉन्सेप्ट कहीं मिल रहा है, कहीं एक सोर्स मिल गया हमें अच्छा, तो उसी से प्रिपेयर करना बेस्ट है। हाँ बेस्ट है, मतलब कुछ लोगों को होती है कि लिख लिख के करने की आदत होती है तो वो उन हम्म। लोगों के लिए है, मतलब लेकिन उसको भी तो आप एक ही बार लिख पाएंगे ना, नहीं तो आप लिखने में ही रह जाएंगे, आप प्रैक्टिस कब करेंगे। टाइम भी मैनेज करना होता है क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम्स आपके फास्ट होते हैं तो आप पैनिक भी ज्यादा होने लगता है, आपको आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको किस तरीके से आपकी स्टडी जानी चाहिए, उसे रिवीजन के लिए बेस्ट स्टडी स्ट्रेटेजी ये रहती है, मतलब ऐसा मेरा है कि मैं जैसे मैंने हैंडबुक ली थी पर्सनली, मैंने एक बार ही अपना सिलेबस पूरा गो थ्रू कर लिया, मैंने उसमें मार्किंग कर ली थी, तो फर्स्ट टाइम मेरी बुक बिल्कुल प्लेन थी, उस टाइम पे को मैं ज्यादा कुछ उसमें नहीं कर रही थी, सेकेंड टाइम में मैंने उसमें हल्के हल्के टिक लगाने स्टार्ट करे, थर्ड टाइम के रिवीजन में मैंने उसमें पेन से स्टार्स लगाने शुरू करे कि एग्जाम टाइम पर ये तो पक्का देख के जाना है, और उसमें भी फिर और छोटा था कि आपका जो हाईलाइटेड पोर्शन है जैसे उसमें पर्टिकुलर फॉर्मूलाज आपने हाईलाइट कर दिए या रिपीटेडली आप जैसे चार्ट्स होते हैं हमारी वैल्यूज होती है ऐसा जैसे प्लास्टिसिटी इंडेक्स या ये वैल्यूज रहती है जिसके हमें जो फैक्चुअल डाटा है जो हमें एक बार गो थ्रू करना है और आप कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि एक्टिविटी भी है, प्लास्टिसिटी भी है, रिलेटिव डेंसिटी भी है, सबकी अलग अलग वैल्यूज है, तो एक बार आप कंफ्यूज ना हो तो उन कंफ्यूज एरियाज को भी देखना था तो मैं वहां पे हाईलाइट कर देती थी, इस वजह से वो बूस्टर भी मेरी 1/4 हो जाती थी जब मैं लास्ट बार उसका रिवीजन करती थी। तो ये जरूरी है कि एग्जाम टाइम के लिए आपको लास्ट टाइम पे को मेमोराइज करना है, तो वो मेमोराइज करने के लिए आपको जितना शॉर्ट कंटेंट होगा और उस शॉर्ट कंटेंट में जितनी आप मैक्सिमम वैल्यूएबल चीजें ला सके, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने वंस बिल्ड कर दिया लेकिन फैक्चुअल डाटा आपको बार बार रीड एंड वो लर्न करना पड़ता है, तो उसके लिए ये कि फैक्चुअल डाटा आपका एग्जाम जाने से पहले तक माइंड में रहे, कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, जैसे आपने बोला कि हमें सब कुछ पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें ये भी समझना है कि क्या हमें नहीं पढ़ना है। तो ऐसा कुछ ब्रॉडली कुछ है कि कुछ सब्जेक्ट्स अगर हम थोड़े कम पढ़ें, या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिन पे ज्यादा फोकस करना हो, टेक्निकल सब्जेक्ट्स? टेक्निकल सब्जेक्ट्स वैसे तो बहुत वास्ट है बट वो हर स्टेट के हिसाब से है, जैसे डिप्लोमा एग्जाम्स में मतलब जो डिप्लोमा स्टूडेंट ज्यादा गलती करते हैं वो देखते हैं कि न्यूमेरिक सब्जेक्ट्स की तरफ ज्यादा भागते हैं, मतलब मेरा भी था कि शुरुआती एग्जाम में मैं न्यूमेरिक सब्जेक्ट को बहुत बहुत करती थी क्योंकि उसे पढ़ना आसान आसान तो नहीं बोलेंगे, मतलब उसमें अपना टाइम बिठाना बहुत ज्यादा होता है, फिर लास्ट में यही करना होता है कि अपना ईगो साइड करना होता है और उसके बाद ये देखना होता है कि जो मेरे नॉन फेवरेट आपके सब्जेक्ट्स हैं
जिनसे मेरा आ भी रहा है, जस्ट लाइक बीएमसी, उसमें हम क्या इंटरेस्टिंग निकाल लेंगे, लेकिन है कि वो काफी मेजर पोर्शन रखता है हमारे एग्जाम्स में। तो मैं ये नहीं देख सकती कि मैं ए के अकॉर्डिंग एग्जाम्स प्रिपेयर कर लूं, तो मेरा फायदा नहीं ना, मुझे जाना तो वहीं पड़ेगा जिस सेगमेंट की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो जो पूछे जा रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा हेल्प करता है पीवाईक्यूज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे कोई भी सॉइल सब्जेक्ट है, सॉइल के पर्टिकुलर उससे कौन से टॉपिक के कौन से सब टॉपिक से ज्यादा बारी एग्जामिनर आपको डील करवा रहा है। तो आप अगर उन टॉपिक्स को ज्यादा देखते हैं, मतलब पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या छोड़ना है और क्या रखना है। मैं आपको खुद समझ आ जाएगा एक दो बार आप जब पीवाईक्यूज रीड करेंगे कि एग्जामिनर इस चीज को तो देख ही नहीं रहा है, इसको ज्यादा देख रहा है। जो देख रहा है उसे तो अच्छे से करना ही करना है। जैसे उत्तराखंड के हमारे एग्जाम्स थे, तो हमारा ये वाला एग्जाम्स तो 100 मार्क्स का था, 100 मार्क्स का था, और ऑनलाइन एग्जाम था। इसमें तो जो सब्जेक्ट्स कवर ज्यादा हुए थे हमारे, वो वही सॉइल, बीएमसी का भी फाउंडेशन वाला पोर्शन उन्होंने अच्छा खासा रखा हुआ था। और देन आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का बिल्कुल बेसिक, उसका ज्यादा टफ ना रखते हुए बेसिक्स। और बेसिक्स में यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि हम ना शुरू का इंट्रोडक्टरी पार्ट बहुत ज्यादा छोड़ देते हैं, जिससे हमारी पूरी जो कमांड होती है सब्जेक्ट पे वो वीक हो जाती है। हम मिडिल सब्जेक्ट पे हम फिर कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है। एसआई यूनिट्स, कन्वर्जन्स, ये सब हमारा, ये सब बेसिक है, इसे अगर हमने ढंग से नहीं किया तो हम कहीं ना कहीं न्यूमेरिक पार्ट पे कंफ्यूज होने वाले हैं। तो वो बहुत जरूरी है कि हमारी वो यूनिटरी सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग हो। वैसे भी और फील्ड नॉलेज के लिए भी वो यूनिटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रहता है कि छोड़ने का आप पीवाईक्यू से सीखेंगे। ओके। आपने जिस एग्जाम को क्वालिफाई किया उसके लिए आपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स कौन से बुक से प्रिपेयर किए? कोई स्पेसिफिक बुक्स के ऑथर्स या कुछ बता दीजिए, स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स तो स्टार्टिंग में ही फिनिश कर ली थी, जब मैं अपने कोचिंग में 8 मंथ्स का पीरियड था, उस टाइम पर ही मैंने अपनी बुक्स जितनी थी वो क्लियर कर ली थी। जो सर क्लास में नोट्स लिखाते थे, वो नोट्स लिखने के बाद जो मुझे पर्सनली लगता था तो मैं बुक से देख के वो एड ऑन कर लेती थी, क्योंकि बुक की जो लैंग्वेज है उसे लंबे टाइम तक कंटिन्यू करना इज वेरी टफ। एक बार उसे आप पढ़ लें और अपनी लैंग्वेज में लिख लें तो वो ज्यादा बेटर है। सब कुछ लिखना बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि आप कोचिंग्स आपको मतलब हमें कोचिंग इसलिए इसलिए ली जाती है ना कि आप उसका बेसिकली मतलब एक वो कर लें, उनकी जो नॉलेज है उसका आप यूज कर लें। उन्होंने उस पर इतनी मेहनत करी होती है, उन नोट्स पे सब कुछ करा हुआ होता है, हमें सिर्फ उसको उसमें एड ऑन करना होता है। और एड ऑन भी हमें इस हिसाब से करना होता है कि मतलब जैसे मेरा है, मतलब मेरा है कि मैं नॉन जो वो सब्जेक्ट्स होते थे, न्यूमेरिक सब्जेक्ट्स होते थे, न्यूमेरिक सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिस भागता है। और प्रैक्टिस भी हमारे जो एग्जाम्स है ना, जैसे ये वनडे एग्जाम है, तो वनडे एग्जाम्स में वही न्यूमेरिकल का टाइप इतना ज्यादा नहीं बदलता। तो न्यूमेरिक क्वेश्चन में मैं इतना फोकस क्यों करूं, मेरा वन सा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया है, उसके मैं 4-5 तरीके के न्यूमेरिकल अगर ट्राई करती हूँ। ये पर्टिकुलरली मेरे उत्तराखंड स्टेट के लिए, जहाँ मेरी स्ट्रेटेजी ये थी उस टाइप पे। अब जिधर बार बार न्यूमेरिकल ज्यादा अच्छा पूछा जाता है, जैसे एई के एग्जाम्स है इधर, तो उसमें अच्छा खासा न्यूमेरिक परसेंट होता है, तो वो बच्चे उस पोर्शन में ज्यादा कंटिन्यू करते हैं। तो ये वही है, मतलब पीवाईक्यू सबसे सही चीज है, आपको अंडरस्टैंड भी कराता है, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प भी करता है। आपको किस पोर्शन में ज्यादा मेहनत करनी है, किस पोर्शन को छोड़ना है, किस पोर्शन में आपको प्रॉपर कमांड रखनी है कि इस पोर्शन से आएगा ही आएगा, क्योंकि बोलते हैं आफ्टर ऑल 80% आपका रिपीटेड एग्जाम्स का ही कहीं ना कहीं से उन्होंने लिंक किया होता है। तो मैक्सिमम आप जितने क्वेश्चंस ट्राई कर सके, क्वेश्चंस की कमांड वो सबसे बेटर है मेरे हिसाब से। अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके समझ के कर रहे हैं, ये यहाँ से लेके यूपीएससी का एग्जाम, मुझे वही लगता है कि मतलब सभी लोग, मैं खुद भी जब इनकी टीचिंग्स या वो सुनती थी, मतलब कि ये लोग कैसे प्रिपरेशन करते थे, तो सभी का यही रहता है कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में बैठे सबसे पहले उसमें पीवाईक्यूज एनालाइज करिए और अपने सिलेबस पे बिल्कुल कंसाइज रहिए कि अगर आपके एग्जाम ने ये सिलेबस दिया है मतलब इससे नहीं हिलेगा। एक्स्ट्रा आप बाद में अपने इंटरेस्ट एरिया में पढ़िए, लेकिन एग्जाम टाइम पे बस फोकस रहिए उस एरिया से, आप खिसके ना। जैसे स्पीचेस का होता है ना, स्पीच में आपको एक वो दे देंगे, डिबेट में एक टॉपिक दे देंगे, तो फिर वो आउट ऑफ डिबेटिक टॉपिक में जाने पे भी मार्क्स कट करते हैं। वहां यहाँ भी यही, एक तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे अपने दिमाग में, क्योंकि उतना ही तो आप मेमोराइज कर सकते हैं ना। तो जितना कंसाइज रखे, जितना आप सिलेबस पे स्टिक रहे, वो ज्यादा बेटर है। अपना सिलेबस हमेशा कॉपी करके एक हार्ड कॉपी रखिए और देखिए कि आप सिलेबस में ही गो थ्रू कर रहे हैं, उसी पॉइंट्स पर जा रहे हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछने वाला है। तो अभी आप जैसे पीवाईक्यू पे बहुत फोकस कर रहे थे कि आपने पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस की बहुत, और आपके अकॉर्डिंग सारे ही एग्जाम्स के लिए, एई जेई सारे स्टेट्स के लिए या सेंट्रल की भी, जैसे आपने एसएससी की भी प्रिपरेशन की है, पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज का क्या रोल है? मोस्ट इम्पोर्टेंट
आपने टेस्ट सीरीज और दी थी? हाँ, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। टेस्ट सीरीज मतलब मेरे पास जो एमसीक्यू बुक थी और वो थी, मैं एक बार लगा चुकी थी, एक नहीं 2 टाइम्स लगा चुकी थी। देन उसके बाद प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज, और उसमें बेसिकली टाइमिंग टाइमिंग आ जाती है ऊपर से। आपको पर क्वेश्चन आप कितना सारा ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कौन सा सेक्शन में आपको बहुत टाइम लग रहा है, वो सब रिकॉर्ड करके दे देता है। तो वो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा है। टाइम मैनेजमेंट बिठाने के लिए आपकी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है। दूसरा, आपको ये पता चल जाता है कि एग्जाम टाइम पे जब आप कर एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले की एक रिहर्सल हो जाती है कि वहां पर को आप किस चीज में फंस सकते थे। जैसे मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी सर्वे पे। सर्वे के जो समथिंग क्वेश्चंस होते थे, उन क्वेश्चंस में मैं थोड़ा गलतियां कर रही थी, तो वो मेरी टेस्ट सीरीज ने हेल्प करी। तो वीक सब्जेक्ट्स को ये थोड़ा एवरेज लाने में हेल्प करता है। जैसे मेरा पर्सनली सर्वे थोड़ा वीक था, तो उसमें वो उससे एवरेज तक पहुंचा देता है, क्योंकि वो आपको बता देता है कि इन पोर्शंस पे आप ज्यादा टाइम खपा रहे हैं, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर लो कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, जैसे न्यूमेरिक पोर्शन है, मैं टाइम लगा रही हूँ उस पर, तो मैं देख लूंगी कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से पढ़ लिया, वो थोड़े 2-4 क्वेश्चन भी लगा लिए। जब एक्चुअली मुझे पर्टिकुलरली 20 मिनट्स 1 आवर इस टाइम कंस्ट्रेंट टाइम में, मुझे अगर कंस्ट्रेंट टाइम के अंदर मुझे वो चीज पूरी करनी है, तो मेरा माइंड किस तरीके से वर्क करेगा, वो जानने के लिए टेस्ट सीरीज सबसे अच्छी चीज है। बाकी टेस्ट सीरीज सबको लगाना जरूरी है, मैं ये नहीं बोलती कि जरूरी है, आपकी नीड के अकॉर्डिंग है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बेटर हैं, आपके आप पिछले एग्जाम्स दे चुके हैं और आपका रनिंग एग्जाम आ गया है, पिछले एग्जाम बेटर करा है, तो ठीक है, वो नीड टू नीड है। वरना आप वही है, बेसिक अपना रिवाइज करिए। और अगर आपकी पीवाई की बुक है, अगर आपने पीवाई की बुक भी नहीं लगा रखी है, तो फिर टेस्ट सीरीज मत लगाइए, रहने दीजिए, पीवाई की बुक्स कर लीजिए। और अपना अपनी स्ट्रेटेजी अपनी है, मतलब टेस्ट सीरीज उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छी है जिन्होंने अभी बुक्स भी लगा दी हैं, सारे एमसीक्यूज अपने सेट कर लिए हैं, वो बस अपना एनालाइज देख रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करा है। लेकिन आप अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं लगाए हैं, जो जो क्वेश्चंस आपके हार्ड प्रिंट बुक्स में आते हैं, आदि अनंत काल से चलते आ रहे हैं, अगर आपने वो भी प्रैक्टिस नहीं करें, देन फिर टेस्ट सीरीज एक टाइम वेस्ट हो जाएगा आपके लिए। टेस्ट सीरीज तब करिए जब आपने अपना बाकी सब कुछ सेटल कर दिया हो। ओके। वरना आप टाइम मैनेजमेंट किस चीज का बैठाएंगे, आपके तो टॉपिक्स ही क्लियर नहीं है ना, तो आप टाइम मैनेजमेंट किस चीज का बैठाएंगे वहां पे। तो टेस्ट सीरीज इज फॉर टाइम मैनेजमेंट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही होने वाला था कि एग्जाम में जब अभी हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस तब हमें टाइम कैसे मैनेज करना है? वहां कुछ टेस्ट सीरीज से हेल्प होगी या कोई स्ट्रेटेजी है जो आपने अपनाई हो? मतलब मैंने स्ट्रेटेजी इस तरीके से अपनाई थी, ये मेरा जो पहला अटेम्प्ट था एसएससी का, उस टाइम पे को मतलब मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकती थी, लेकिन मैं उन क्वेश्चंस पे अड़ गई थी जो मैं घर से करके बहुत प्रैक्टिस करी हुई थी मैंने, और वो क्वेश्चन मुझसे वहां पे नहीं हो रहा था। तो वो मैंने ईगो समझ लो मेरा, या क्या था कि मैंने इस पे इतनी मेहनत करी और ये नहीं हो रहा, तो स्टिक टू दोज क्वेश्चंस जो हमने पढ़े हैं। वो एग्जाम वाली बात आती है ना, ये हम पढ़ कर गए थे तो हम करके आएंगे, तो वो नहीं होता। वहां हो सकता है कि एग्जाम टाइम पे जो पोर्शन या जो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा था वो भी ना नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्या पता जो दूसरा सब्जेक्ट है वो और इजी आ रखा हो। तो स्टिक नहीं होना है क्वेश्चन पे। अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो देन लीव इट। और ऑनलाइन, मतलब मेरे को पर्सनली ऑनलाइन एग्जाम ज्यादा अच्छे इसलिए लगते हैं, उसमें सेग्रीगेशन कर सकते हैं, ऑप्शंस दिए रहते हैं, आप इन क्वेश्चंस को टील मार्क कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो, और लास्ट में उन क्वेश्चंस पर ही जाइए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एग्जाम में जो क्वेश्चंस होता है उसको, क्वेश्चन पेपर को 3 रोटेशन में कंप्लीट करती हूँ। फर्स्ट रोटेशन में मैं जो सीधा फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, उन जो आता जा रहा है सामने से फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैं उसको फटाफट करते रहूंगी और उसे अपना टिक कर लूंगी। सेकेंड राउंड में मेरे को अपने आप फिर उन क्वेश्चन से जब मैं दोबारा गुजर रही होंगी, और उस टाइम पे जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हुए थे वो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आने लग जाते हैं। जैसे एकदम हम पैनिक हो रहे हैं तो एक माइंडसेट बन जाता है ना, ये नहीं हो रहा नहीं हो रहा, तो मैं क्वेश्चन पे ध्यान दूंगी तो मैं बाकी फैक्चुअल डाटा भी भूल सकती हूँ। तो मेरी अपनी पहली प्रेफरेंस यही रहती है, बेसिकली ऑनलाइन एग्जाम है वो ऑफलाइन में भी फॉलो कर सकते हैं, कि उन क्वेश्चंस को पहले कर लीजिए जिन क्वेश्चंस में खाली फैक्चुअल डाटा है। आप फैक्चुअल डाटा एक बार सारा निपटा दीजिए, आपके मोस्ट ऑफ द 45 to 50 क्वेश्चन फैक्चुअल डाटा पे ही आते हैं। तो आपके 50 क्वेश्चन जहां से कंजर्व हो गए, आपके कंप्लीट हो गए, आपका दिमाग थोड़ा प्रेशर डाउन कर लेता है ऑटोमेटिकली। देन आप अपने उन क्वेश्चंस पे लग जाइए जो सेकेंड राउंड में आएंगे, जो आपको दिमाग रिपीट देगा, वापस दिमाग आपको रिटेलिएट करेगा कि हाँ ये आप कर सकते हैं। फिर उन क्वेश्चंस पे थोड़ा जो मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस हैं उन पे जाइए, और थर्ड में फिर जो क्वेश्चंस न्यूमेरिक पोर्शन है उनके लिए टाइम बच जाता है, फिर उन न्यूमेरिक क्वेश्चंस को आप फटाफट कर लीजिए। और अगर आपका न्यूमेरिक सेक्शन बड़ा है और आपको पता है कि एक ही तरीके का क्वेश्चन आता है हर बारी और आप करके गए हैं, तो देन आप पहले न्यूमेरिक सेक्शन को अटेम्प्ट करके क्लियर कर लीजिए।
जैसे किन्हीं किन्हीं जगह पर को होता है कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हर क्वेश्चन के लिए बराबर नहीं है। जैसे हमारे में हर क्वेश्चन 1 मार्क का था, लेकिन कहीं होता है कि न्यूमेरिक क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का होता है और आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम मार्क का होता है। तो उस केस में आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से पहले कंप्लीट कर लीजिए। और ऑफलाइन एग्जाम में एक चीज मैंने नोटिस करी है कि हमारा वो एमसीक्यू जो हमें बुक मिलती है जिसमें हमें टिक करना होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को अपने पेपर पे टिक नहीं करते हैं। तो उससे एक चीज हो जाती है, हमें बार बार बोलना चाहिए कि क्वेश्चन अगर हम 1 कर रहे हैं देन 1 का डी, तो हल्की नम आवाज में बोलते रहिए 1 का मैं डी टिक कर रही हूँ, तो 1 का डी। फिर उससे बोलने से क्या होता है, आप जैसे 1 किया आपको 2 नहीं आया, आप उसे स्किप कर रहे हैं, तो आप जो थ्री अटेम्प्ट कर रहे हैं वो कहीं 2 की जगह तो मार्कअप नहीं कर देंगे। तो वो बोलने में मतलब बोल बोल के प्रैक्टिस। अब इस टाइप के पेपर्स को आप पहले से घर पे एमसीक्यू शीट निकाल कर प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि एक बार आप कर लें। वरना मोस्टली होता क्या है, मेरे खुद के फ्रेंड ने वो 70th क्वेश्चन पे जाके उसको पता चला था कि वो पीछे तो सब ब्लंडर कर आया है। ओ माय गॉड। इस केस तो इस केस में आपका वो ऑनलाइन एग्जाम मुझे भी इसीलिए अच्छा लगता है कि आपको गलती सुधारने का मौका ऐसा नहीं होता कि डिस्प्ले हो रहा है तो आप वही टिक लगाएंगे। वरना ये जो हार्ड पेपर क्वेश्चन आते हैं इसमें तो आप इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको ये भी देखना पड़ता है क्योंकि आप प्रिपेयर करके गए तो वहां पे बहुत सारी चीजें होती है। और स्ट्रेस में मतलब चीजें कैसी होती है, मेरे एक फ्रेंड था उसने रोल नंबर अपना वो पूरा गलत करके आ गया, और वहां पे स्ट्रिक्ट वो थी, मतलब यूकेपीएससी का एग्जाम हुआ था वो तो कैंसिल हो गया। उसमें ये था कि आपको प्रॉपर आपका जो रोल नंबर है वो रोल नंबर अगर आप एमसीक्यू उसमें गलत कर देते हैं तो आपकी शीट चेक नहीं होगी आगे। तो इस तरीके के ब्लंडर भी होते हैं, कोई फायदा नहीं है। आप बहुत मेहनत करके गए, आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, कितनी मेहनत करी है, लेकिन अगर आपने छोटी छोटी चीजें अगर पैनिक में आके गलत कर दी तो सब गलत हो काम जाएगा। रहना तो ये काम एग्जाम बहुत अटेम्प्ट रहना करते बहुत हुए जरूरी काम है। रहना है। काम रहना मतलब ये भी होता है ना, वहाँ सब कुछ आपके माइंडसेट पर डिपेंड है। आप एंटर कर रहे हो एग्जाम एरिया में, एक सेंटर है, वहाँ इतनी ज्यादा भीड़ दिखती है, आधा कॉन्फिडेंस तो वहीं लो हो जाता है। तो एग्जाम सेंटर में बहुत ज्यादा पहले जाके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। आप इतने टाइम पर पहुंच जाइए कि आप अपना बाकी सारा चीज हैंडल कर सकें। 15-20 मिनट्स हो आपके पास, यानी कि आधा एक एक घंटा पहले आप बैठ जाइए, क्योंकि आपका मोरल डाउन होगा। वो होता है ना भीड़ देख के कि इतना कंपटीशन है, तो कुछ लोग पैनिक भी हो जाते हैं, तो इसीलिए। तो टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी ये है कि कोई स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो करनी है, बस फ्लेक्सिबल रहना है, वहां जो बेस्ट लगे, जो क्वेश्चंस फास्टेस्ट हो रहे हैं वो बस देखना है। मतलब स्ट्रैटेजी इसमें यही है, मतलब अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो मैं क्या ही बोलूँ सर, मैं तो यही करती थी कि मुझे ये दिखता था कि पहले मैं जितना निपटा सकती हूँ उतना निपटाऊंगी, फिर बचे हुए पोर्शन पे मैं फिर ध्यान दूंगी। क्योंकि फैक्चुअल डेटा बहुत सारा आता है, अगर आप पहले ही ऐसे क्वेश्चंस पे डील कर लें जिनमें आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, और इन केस आपने वो करा और उसके बाद तो सॉल्व होकर आंसर नहीं आया, तो ये होता है ह्यूमन टेंडेंसी, हम अपना फैक्ट्स भूल जाते हैं, हम फिर फैक्ट्स गलत करने लगते हैं। तो जो क्वेश्चन सीधा फैक्ट बेस्ड है उसका आंसर ये होगा तो यही होगा, वो बदल नहीं सकते, तो उनको पहले आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पेपर का मेजर पोर्शन खत्म हो जाएगा। फिर आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं होंगे या पैनिक नहीं होंगे, फिर आप उन क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन पेपर से 2 to 3 टाइम्स जाना बहुत जरूरी है क्वेश्चन पेपर के थ्रू। उसको देखते जाइए फर्स्ट और धीरे राउंड धीरे में आपका बस करते माइंड जाओ, आपको खुद आंसर देता है। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट राउंड राउंड में यही बस है कि बस करते आप जाओ करते जाओ, सीक्वेंस में। करते जाओ, आता जाएगा, आपको आता जाएगा। सेकंड राउंड में आपको मेमोराइज हो जाएगा। और थर्ड राउंड आप अपने टफ क्वेश्चंस के लिए रखिए जो खाली टाइम खाने वाले हैं, और आपको सॉल्व करके फॉर्मूला लगा के आंसर देने। अच्छा, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसा होता है कि एग्जाम्स हो जाते हैं, बहुत बार रिजल्ट डिले हो जाता है, बहुत बार नोटिफिकेशंस नहीं हाँ, आते, तो ऐसे में होता है कि पढ़ने का मन नहीं करता, नोटिफिकेशन ही नहीं आया क्यों पढ़े। तो ये सब जो मतलब नहीं, रेगुलर रहना, डेली मुझे पढ़ना है, पंक्चुअल रहना है, ये कैसे मैनेज करना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक दिन ये पढ़ाई छूटी, वो 4 दिन तक स्टार्ट ही नहीं हो पाई, 4 दिन तक छूटी हुई है। हाँ, हाँ, तो ये तो कंसिस्टेंसी है, मतलब कोई बच्चे होते हैं जो शार्प माइंडेड होते हैं, कुछ होता है जो कंसिस्टेंट होता है। तो मैं अपना बोलूँ तो मैं बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड नहीं हूँ, बट मैं कंसिस्टेंट हूँ। अगर मुझे आज डेली का थोड़ा भी पढ़ना है तो मैंने अगर दिन भर में कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, डिमोटिवेट हो गए या कुछ भी हो गया, 1 day 2 days ओके, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, 1 day 2 days ओके, लेकिन फिर उसके बाद सेल्फ बाउंस करके आप कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप फॉर्मूला शीट्स पढ़िए, आपके पास छोटी हैंडबुक्स हैं, आप वो पढ़िए। सिविल बूस्टर उस मामले में बहुत अच्छी बुक थी, उसको आप पढ़िए, कुछ ना कुछ आपको नया आ जाएगा। कभी ये हो सकता है कि यूट्यूब पे एनिमेटेड वीडियोस आती हैं, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स की वीडियोस मिल जाती हैं आपको,
सबमर्जिबल फ्लोज किस तरीके से होते हैं, तो वो आपको सीखने को मिल जाता है। हाइड्रोलिक जंप कैसे होता है वो प्रैक्टिकली आपको दिखा देता है। तो वहां से खुद को थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करने को, खुद को सेल्फ मोटिवेट करना पड़ता है। बाकी और कुछ नहीं, कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा सबसे बड़ी चीज है। अगर आप सोच रहे हैं कि 4-4 दिन आप किताबें छोड़ दे रहे हैं, तो वो 4-4 दिन कोई और पक्का किताबें पकड़ रहा है। मतलब अगर कुछ मेजर करना है तो फिर बहुत सारी चीजें तो छोड़नी पड़ेंगी और अपनी वीकनेस पे काम करना पड़ेगा। सबके साथ होता है कि फैमिली प्रेशर बहुत आता है, सोसाइटी प्रेशर बहुत आता है, आप पब्लिकली ज्यादा निकल नहीं सकते क्योंकि आफ्टर ऑल लोग पूछेंगे आप कर क्या रहे हो, अब क्या जवाब दोगे। तो बेटर है अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखिए, अपनी हॉबीज करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा जो भी आप कर सकते हैं वो करिए, डाइट अच्छी रखिए। ऐसा नहीं कि आप पूरे टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिस दिन एग्जाम होता है फिर उस दिन आपकी तबियत ही खराब हो जाती है। तो वो भी है। तो मतलब ये तो सेल्फ मोटिवेशन है। अगर आपको अपने आप को किसी पोजीशन पे देखना है तो उससे पहले आपको इन सब पे ग्राउंड वर्क तो करना ही पड़ेगा। और नोटिफिकेशन का ये है कि मतलब गवर्नमेंट का मतलब पंचवर्षीय योजना मान लो, मैं तो गवर्नमेंट एग्जाम को पंचवर्षीय योजना बोलती हूँ। इलेक्शन के टाइम ही होता है ना, तो उसे एक पंचवर्षीय योजना मान लेनी चाहिए। तो मतलब इस तरीके से आप वो करते रहिए। और अदर स्टेट्स के एग्जाम अगर आपकी स्टेट में नहीं हो रहा है तो आप अदर स्टेट्स में ट्राई करिए। और और एसएससी आप तो रेगुलर होता है। हम्म, आपका कोई पर्सनल सजेशन एक्सपीरियंस के लिए जो अभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं? एग्जाम्स के लिए पहले पर्सनल सजेशन तो यही है कि अपना जो आपका कंटेक्स्ट है, आपकी जो भी टेक्स्ट बुक्स है, आपके जो नोट्स है, उनको जितना कम से कम कर सकते हैं। मतलब वही हर कोई बोलता है कि आप रादर कि आप 10 बुक को एक बार पढ़ें, बेटर है कि आप एक बुक को 10 बार करें। तो कंटेंट वही मिलना है सब जगह, कुछ जगह ज्यादा इलेबोरेट, कुछ जगह कम। अगर आपने कोचिंग करी है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि कोचिंग में आपको शॉर्ट नोट्स को बहुत सारी चीजों का एक उससे होता है ना सार समरी बना के दे देते हैं। कॉन्सेप्ट आप एक बार पढ़िए, आपको अगर टेक्स्ट बुक के थ्रू गो थ्रू करना है एक बार करिए, जितना उससे आप थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं वो डाटा लिखिए। और उसके बाद आप बार बार उन्हीं शॉर्टेस्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करिए और एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज पर फोकस करिए। और बेटर आप एमसीक्यूज पीवाईक्यूज अपने टाइम पे खत्म करते हैं तब अपनी टेस्ट सीरीज टाइम पे शुरू कर सकते हैं। और हाँ, जिस टाइम पे आपका एग्जाम नहीं हो रहा होता है, मतलब अभी नोटिफिकेशन ही नहीं आया है, वट इफ अगर नोटिफिकेशन आ गया और उसके 3 मंथ्स में एग्जाम हो गया, जैसे हमारे पास साथ था, हमारे एग्जाम का नोटिफिकेशन आने के 20th डे हमारा एग्जाम हो गया था, 20 दिन में हमारा एग्जाम था। तो हम 20 दिन में क्या कर सकते थे? तो जिसने पहले से नहीं पढ़ा, जिसके कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर नहीं, जो नोटिफिकेशन के बाद एग्जाम आने का इंतजार कर रहा था, वो कुछ नहीं कर सकता ना। तो वो पहले की आपके दिमाग में वो सारी चीजें कॉन्सेप्ट पहले से डले रहेंगे, तो लास्ट टाइम पे आप अपना मिनिमम टू मिनिमम देके अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू लक्षिका, थोड़ी देर हमारे साथ सिविल रिएक्शन पे स्टे करने के लिए। आपकी आगे की जर्नी शुरू हो। थैंक यू मैम।